आज है 31 मार्च। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र में अपरदन दर में 94% की वृद्धि दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से बताएं किस समिति का संबंध पश्चिमी घाट के अध्ययन से है। ऑप्शन ए रोहिणी आयोग, ऑप्शन बी रामनंदन समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन डी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। देख लीजिए एक बार। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति का गठन पश्चिमी घाट क्षेत्र की पारिस्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। मात्रा के हिसाब से महाराष्ट्र में सर्वाधिक अपरदन तथा केरल में सबसे कम अपरदन हुआ है। देखिए ये प्रश्न ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी 2015 में इस पर प्रश्न पूछ चुकी है, याद रखना। और जो प्रश्न वन लाइनर टाइप के होते हैं और यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं ना, वो प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध है इसका। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पश्चिमी घाट के अध्ययन के लिए एक और समिति का गठन किया गया था, गाडगिल समिति का, ठीक है। तो अगर प्रश्न आए कि गाडगिल समिति का संबंध है या नहीं, तो इसका भी संबंध है, ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति और गाडगिल समिति दोनों का, ठीक है। अब बात यह है कि भाई रोहिणी आयोग का किससे संबंध है, तो रोहिणी आयोग का भी संबंध आपको पता होना चाहिए। ये ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है, ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित है ये आयोग। और इसके अलावा जो रामनंदन समिति है, इसका संबंध ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान करने से संबंधित है, ठीक है। और स्वर्ण सिंह समिति का संबंध आपको पता है कि संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से संबंध है, इन्हीं की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले ना पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, 6 राज्यों में विस्तृत है। अब आपको जो कन्फ्यूज़ करेगी ना, वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी कि 6 राज्यों में विस्तृत है या 5 राज्यों में विस्तृत है, 6 में या 5 में। क्योंकि देखो कन्फ्यूजन वाले जो पॉइंट हैं वो यहाँ है, इस मैप में देखिए आकर के। पहली बात ये कन्फ्यूज़ करेगी कि भाई जो पश्चिमी घाट है वो गुजरात में है या नहीं, तो ये चीज़ देखिए, हाँ गुजरात में है। दूसरी चीज़ ये कन्फ्यूज़ करेगी कि भाई ठीक है केरल है, केरल नीचे दक्षिण तक जाता है, लेकिन क्या तमिलनाडु में भी है पश्चिमी घाट, तो हाँ तमिलनाडु में भी है। ये देखिए, ये थोड़ा सा भाग है तमिलनाडु में भी है। तीसरी चीज़ जो कन्फ्यूज़ करेगी, या फिर आप उसका ये कहें कि ध्यान ही भूल जाया करोगे, तो वो है गोवा। हम ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे राज्यों को काउंट कर लेते हैं, लेकिन गोवा को ध्यान भूल जाते हैं। इन 3 कन्फ्यूजन के चक्कर में आप हमेशा इस कन्फ्यूजन में हो जाते हो कि 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट या 5 राज्यों में है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का याद रखना। 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट, ऊपर से देखें तो गुजरात, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, फिर है गोवा, और उसके बाद में केरल, और उसके बाद में तमिलनाडु, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा हाल ही में कोर उद्योगों का सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें फरवरी 2023 की अपेक्षा फरवरी 2024 में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से बताएं कौन सा एक कोर उद्योगों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए उर्वरक, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कच्चा तेल और ऑप्शन डी हथकरघा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि हथकरघा। इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण ये है कि जो फरवरी में इसने जो 2023 की अपेक्षा 2024 में 6.7% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है इसमें कोर उद्योगों में, ठीक है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण पता है क्या है? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कोर उद्योग हैं कौन कौन से कोर उद्योग। दूसरी बात, कोर उद्योग जो 8 कोर उद्योग हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है और सबसे कम वेटेज किसका है, इस चीज़ को याद रखना। क्योंकि चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कम से कम कोर उद्योगों के इस टॉपिक से कम 10 प्रश्न आ चुके हैं सबको मिला करके, याद रखना इस चीज़ को। ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो। हथकरघा उद्योग है नहीं, 3 है ये इनमें से ये 3 सही हैं। बाकी के इन 8 को देख लीजिए, कोल उद्योग, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी। जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका है? रिफाइनरी का। और जो सबसे कम वेटेज है वो किसका है? फर्टिलाइजर का, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। देख लीजिए, कोर उद्योगों में 8 कोर उद्योग हैं: उर्वरक, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, कोयला, बिजली, स्टील और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद। अब एक इंडेक्स जारी किया जाता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो 8 कोर उद्योग है ना, उनका 40.27% हिस्सा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हमने आपको बता ही दिया कि बाहर के घटते क्रम में क्या है, रिफाइनरी, बिजली, इस्पात, ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है, याद रखना, ठीक है। ये भी याद रखना है अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय
निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी अबू धाबी और ऑप्शन डी जेनेवा। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि अबू धाबी। देख लीजिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की स्थापना जो हुई है वो 2009 में हुई है, जर्मनी में। यहाँ बोन नहीं लिखा है, लेकिन जर्मनी का शहर है बोन, इस स्थान पर हुई है। ठीक है, यह एक ऐसा मंच प्रदान करती है, यानी कि ये संस्था एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिस पर नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। बात आई समझ में? सदस्य देश हैं वो 168 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, यानी कि टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 169। और भारत भी इसका सदस्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लिए वो देखो, क्वेश्चन ऑफ द डे आप जो देते हो आंसर वो तो ठीक ही है, लेकिन जो बीच में पूछता हूँ ना उसका भी आंसर दिया कीजिए। और बहुत सारे लोग देते भी हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो आज आपको बताना है कि जो EU है, यानी जो यूरोपीय यूनियन है, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? सदस्य कितने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पता है क्या बतानी है? दूसरी चीज़ ये बतानी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। और जो तीसरी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये बतानी है कि यूरोपीय यूनियन में वो कौन सा देश है या वे कौन से देश हैं जो यूरोप का हिस्सा तो हैं, यूरोप का हिस्सा तो हैं, बट यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ बतानी है आपको। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बताना है। इसके अलावा EU के बारे में बताना है कि इसके सदस्य कितने हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसके साथ ही EU में ऐसे कौन से देश हैं जो यूरोप का हिस्सा तो हैं, यानी यूरोप के वे कौन से देश हैं जो EU का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले ये जानते चलिए कि एरेना की जो मुख्य रिपोर्ट है ना वो कौन कौन सी है। तो एक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, दूसरी है रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर आसियान, और जो तीसरी है वो है रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य में वन अग्नि की घटना से यह वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। निम्नलिखित में से बताएं कौन सी नदी इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी गोदावरी। देखो, अगर ये आ गया ना कि एतुर नगरम वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, किस राज्य में है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही टूट पड़ेगी कि यही नहीं बता पाएंगे कि ये है किस राज्य में। समझ में आ रहा है? हमने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं ना एग्जाम में इस टाइप का, कि किसी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा हो या फिर नेशनल पार्क पूछा हो, तो हमसे आता क्यों नहीं है? क्योंकि हम किताबों से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ के जाते हैं, और किताबों में वो सारी चीज़ें आई होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा, वो चीज़ें तो नहीं होती ना जो न्यूज़पेपर में पूछी गई होती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब जब नई चीज़ें आती हैं ना, न्यूज़पेपर में जब कोई नई चीज़ आती है तो वो आने वाले एग्जाम का हिस्सा होती है, ये याद रखना। न्यूज जो एग्जाम में आएगा ना वो कभी ना कभी न्यूज़पेपर का हिस्सा रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी चर्चा छिड़ी होगी, तब वो एग्जाम में आता है। समझ में आ रहा है? और जब एग्जाम में आता है उसके बाद किताबों में छापा जाता है। लोग पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि बुक्स को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको जो न्यूज़पेपर में कोई चीज़ चर्चा में आई है और वो उसका कोई स्टैटिक संबंध है तो आपका उसका स्टैटिक पोर्शन सही से याद करना ही करना है, ये याद रखना। समझ में आ रहा है? तो अगर इस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए एतुर नगरम की, तो ये है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। और इसके साथ ही इससे जो नदी बहती है वो कौन सी है? गोदावरी नदी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, देख लीजिए एक बार। गोदावरी नदी इस वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर बहती है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह तेलंगाना में है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर मीना चरंदा, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि प्रोफेसर मीना चरंदा। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड दिया गया है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। ये किस कॉलेज से हैं, ये किस जगह से हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इवन महत्वपूर्ण है ही नहीं। जो महत्वपूर्ण ये है कि इनका नाम महत्वपूर्ण है और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ये महत्वपूर्ण है बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वायु सेवा सेना, यहाँ सेना होगा, भारतीय वायुसेना का देश का सबसे बड़ा हवाई सेना अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है इसका आयोजन। कहाँ? राजस्थान के पोखरण में। ये याद रखना है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पोखरण में एक और सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम क्या था? भारत शक्ति। भारत शक्ति ये 12 मार्च को हुआ था, 12 मार्च को हुआ था, और तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास था। ये किसका था? तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास था। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अब इसका भी देख लीजिए, इसका नाम है गगन शक्ति 2024। यानी कि जो पोखरण में सैन्य अभ्यास हुए हैं वो क्या क्या हैं? एक है भारत शक्ति और दूसरा क्या है?
दूसरा है गगन शक्ति 2024, ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। अब देख लीजिए, भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन करने जा रही है। 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी होगी, ये चीज़ याद रखनी है। और देख लीजिए एक बार, 1 अप्रैल 2024 से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा और 10 दिवसीय इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायुसैनिक भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों को आप समझ ही गए होंगे कि पश्चिमी मोर्चा क्या है, जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी मोर्चा है, और जो चीन है वो उत्तरी मोर्चा है, ठीक है। ये उत्तरी मोर्चा हो गया इंडिया का, और ये पश्चिमी मोर्चा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों मोर्चों को शामिल किया जाएगा, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में किस भारतीय अभिनेता के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी अल्लू अर्जुन और ऑप्शन डी चिरंजीवी। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि अल्लू अर्जुन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा अगर प्रश्न ये आए कि हाल ही में चर्चा में रहा मैडम तुसाद संग्रहालय किस देश में अवस्थित है, तो उसका भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? दुबई में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्हें दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की प्रतिमा से सम्मानित किया गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिए एक बार, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले दैनिक वेतन में वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताएं, अब मनरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिक को कितने रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जाएगी? ऑप्शन ए 212 रुपये, ऑप्शन बी 237 रुपये, ऑप्शन सी 337 रुपये और ऑप्शन डी 312 रुपये। सवाल ये आता है, क्या ये महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे रुपए याद करें कि वही 212 रुपये या 237 रुपये? जी हाँ, एकदम महत्वपूर्ण है। मनरेगा योजना में जब जब रुपए बढ़ाए गए तब तब प्रश्न पूछा गया है, और रुपए का भी पूछा गया है कि कितने रुपए है, याद रखना। और ये सिर्फ यूपी पीसीएस या इन सब एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में नहीं, बल्कि जितने भी वनडे एग्जाम है, हर वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है ये, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम वनडे एग्जाम को आप देखिए, किसी न किसी एग्जाम में ये आपको मिल ही जाएगा। कम से कम मनरेगा योजना में से आप अगर देखोगे तो पीवाईक्यू में 10 से 15 बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। समझ में आ रहा है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए मनरेगा योजना के बारे में, कि इसमें एक्ट कब आया और ये लागू कब से हुई, इसका नाम नरेगा से मनरेगा कब किया गया, ये सब याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो दिमाग में डाल लीजिए। 2005 में एक्ट आया, 2006 में लागू हो गई और 2009 में इसका नामकरण किया गया। नरेगा से क्या किया गया? मनरेगा। समझ में आ रहा है? अब इस चीज़ को देख लीजिए कि इसके अब रुपए कितने कर दिए गए, तो कितने कर दिए गए? 237 रुपये कर दिए गए हैं। लेकिन इसका भी ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, ठीक है। 237 रुपये कहाँ कर दिए गए? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी के राज्यों को अगर देखना चाहें तो बाकी के राज्यों में और देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है वो किस में है? वो 374 रुपये है। ये देखिए 374 रुपये है, कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है। ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा इनकम या सबसे ज़्यादा वेतन किस राज्य में मिलता है? तो हरियाणा में मिलता है 374 रुपये। सबसे कम अगर बात किया जाए कि सबसे कम कहाँ मिलता है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलते हैं 234 रुपये, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, यहाँ से केवल 3 रुपये ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक रक्षा संगठन एवं भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एवं मानव विकास संस्थान, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं नाबार्ड। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान। ये नाम अगर इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आ रहे हो तो ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मतलब ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और जो दूसरा मानव विकास संस्थान है, इसको देख लीजिए, इसका मतलब ये है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 26 मार्च 2024 को जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम की तलाश में लगे कुल बेरोजगारों में 83% युवा है, ठीक है। देखिए कल का जो प्रश्न है कि क्रिकेटर रचित रविंद्र को हैदली पदक दिया गया है, यह क्रिकेटर किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, न्यूजीलैंड। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने बताया भी था, इसका आंसर भी दिया था, बहुत अच्छी बात है। अब आज का प्रश्न ये है कि चर्चा में रहा बन्नी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका उत्तर देना है और याद रखना ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है।